एक बात हाँ। हम सबने महसूस की है, जब भी कोई नया फोन हाथ में आता है ना, हाँ बिल्कुल। तो वो रॉकेट की तरह तेज चलता है। एप्स तुरंत खुलती हैं, स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन जैसी होती है और सब कुछ नया और शानदार लगता है। लेकिन फिर 6 महीने साल भर बाद वही फोन धीमा हो जाता है। हाँ धीमा और सुस्त लगने लगता है। एप्स खुलने में समय लेती हैं, कीबोर्ड अटकने लगता है और हमें लगता है कि शायद फोन पुराना हो गया है, और फिर मन में ख्याल आता है। कि कहीं कंपनियां जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही। बिल्कुल। ये ख्याल लगभग हर किसी को आता है। एक तरह की आम धारणा बन गई है कि शायद कोई अपडेट भेजकर फोन को धीमा कर दिया गया ताकि लोग नया मॉडल खरीदें। प्लान्ड ऑब्सोलेंस है ना। हाँ, उसी थियरी से इसे जोड़ा जाता है। और यही आज हमारी जांच पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है, जो सीधे हमारे आज के स्रोत से लिया गया है। क्या फोन कंपनियां जानबूझकर हमारे फोन धीमे कर देती हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इलेक्ट्रोवायरल नाम के एक स्रोत की मदद लेंगे। इलेक्ट्रोवायरल खुद को आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार कहता है। और उनका मिशन है भारत के हर कोने तक सटीक तकनीकी ज्ञान पहुंचाना। उनका आदर्श वाक्य भी बड़ा अच्छा है, ज्ञान हर किसी का अधिकार। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोवायरल के मुताबिक इस धीमेपन के पीछे का असली सच क्या है। और उनका नजरिया इसलिए भी खास है क्योंकि वो अफवाहों पर नहीं बल्कि फोन के अंदर काम कर रही टेक्नोलॉजी और उसके भौतिक नियमों पर ध्यान देते हैं। तो इलेक्ट्रोवायरल का पहला पॉइंट गर्मी से जुड़ा है। मैंने महसूस किया है कि गेम खेलते हुए या वीडियो शूट करते हुए फोन काफी गर्म हो जाता है, पर मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि गर्मी का सीधा ताल्लुक फोन की स्पीड से कैसे है। क्या वो अंदर कुछ पिघलाने लगती है? नहीं, पिघलाने तो नहीं लगती, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। इस प्रक्रिया को थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। थर्मल थ्रॉटलिंग? हाँ, और इसे फोन की कोई कमी या खराबी मत समझिए। ये एक बहुत ही समझदारी से बनाया गया सुरक्षा तंत्र है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। अच्छा। देखिए, फोन का प्रोसेसर उसका दिमाग है। जब हम कोई भारी काम करते हैं, जैसे गेम खेलना या 4K वीडियो रिकॉर्ड करना, तो ये प्रोसेसर अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। और भौतिकी का नियम है, जब भी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, गर्मी पैदा होती है। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन चलने पर गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही अब फोन जैसी पतली और बंद डिवाइस में गर्मी को बाहर निकालने की ज्यादा जगह नहीं होती। अगर ये गर्मी एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो ये फोन के अंदर के बेहद नाजुक पुर्जों जैसे कि बैटरी, मदरबोर्ड और खुद प्रोसेसर को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। अरे! इसे रोकने के लिए फोन में लगे सेंसर लगातार तापमान पर नजर रखते हैं। जैसे ही तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजता है कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी रफ्तार कम कर लो। अच्छा, तो फोन खुद ही ब्रेक लगा देता है। ये तो एक तरह से उल्टी बात हो गई। हम धीमेपन को एक समस्या समझते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक समाधान है? बिल्कुल, ये एक समाधान है। पर अगर ये इतना जरूरी सेफ्टी फीचर है, तो कंपनियां बेहतर कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाती ताकि इसकी जरूरत ही ना पड़े? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब डिजाइन और कीमत के बीच के संतुलन में छिपा है। अच्छा। गेमिंग फोन्स में आपको वेपर चेंबर कूलिंग जैसे एडवांस सिस्टम मिलते हैं, लेकिन वो फोन मोटे, भारी और महंगे भी होते हैं। सही बात है। हम सबको पतले, हल्के और स्लिम फोन चाहिए। उस पतली सी बॉडी में एक शक्तिशाली प्रोसेसर को ठंडा रखने की क्षमता सीमित होती है। इसलिए कंपनियां परफॉर्मेंस और सुरक्षा के बीच एक समझौता करती हैं। थर्मल थ्रॉटलिंग वही समझौता है। मुझे याद है, एक बार मैं बाहर तेज धूप में गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहा था और अचानक मेरा फोन इतना धीमा हो गया कि लगा हैंग हो गया है। मैं परेशान हो गया, पर असल में फोन बस खुद को हीट स्ट्रोक से बचा रहा था। ये तो कमाल की बात है। तो अगली बार जब गेम के बीच में फोन धीमा हो तो गुस्सा होने की जगह ये सोचना चाहिए कि वो अपनी जान बचा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो गर्मी वाला पॉइंट समझ आ गया। ये तब होता है जब हम फोन पर कोई भारी काम कर रहे हों। लेकिन कई बार मेरा फोन एकदम ठंडा पड़ा होता है, फिर भी सुस्त लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो बस बूढ़ा हो गया है। क्या हार्डवेयर में भी कुछ ऐसा होता है जो समय के साथ उसे धीमा कर दे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर इलेक्ट्रोवायरल का दूसरा कारण सामने आता है, जिसे नैंड वेयर कहते हैं। नैंड वेयर? हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि स्टोरेज या तो खाली है या भरी हुई है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि स्टोरेज की भी एक उम्र होती है और वो फिजिकली घिसती है। एक मिनट, घिसती है? पर उसमें तो हार्ड ड्राइव की तरह कोई घूमने वाला पुर्जा भी नहीं होता, तो फिर वो कैसे घिस सकती है?
आपका सवाल एकदम सही है। हमारे फोन, एसएसडीज और पेन ड्राइव्स में नैंड फ्लैश मेमोरी नाम की स्टोरेज होती है। हम्म। इसमें डेटा को लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जाता है। जब भी हम कोई फोटो खींचते हैं, कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या कोई फाइल डिलीट करते हैं, तो इन मेमोरी सेल्स पर डेटा लिखने या मिटाने के लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज इन सेल्स से होकर गुजरता है। अच्छा। हर बार ऐसा होने पर इन सेल्स को बनाने वाली बेहद पतली ऑक्साइड लेयर पर हल्का सा, बहुत मामूली सा तनाव पड़ता है। ओ। एक या दो बार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये प्रक्रिया हजारों लाखों बार होती है तो वो लेयर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, या कह सकते हैं कि घिसने लगती है। अरे बाप रे। तो इसका मतलब हर बार जब मैं कोई फालतू फोटो डिलीट करती हूँ तो मैं अपनी स्टोरेज को थोड़ा सा बूढ़ा कर रही हूँ। एक तरह से हाँ, समय के साथ इन कमजोर सेल से डेटा पढ़ना और उन पर लिखना मुश्किल और धीमा हो जाता है। मतलब मुश्किल हो जाता है। हाँ, फोन का कंट्रोलर जो इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करता है, उसे इन घिसे हुए सेल से डेटा निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा बार कोशिश करनी पड़ती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये हार्डवेयर के पुराने होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे वेयर एंड टेयर कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि फोन की स्टोरेज की भी एक तय उम्र होती है, एक एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इसकी एक सीमित लाइफ होती है, जिसे राइट साइकिल में मापा जाता है। राइट साइकिल। हालांकि ये संख्या इतनी बड़ी होती है कि एक सामान्य उपयोगकर्ता को अपने फोन के जीवन काल में शायद ही कभी इसका सामना करना पड़े कि स्टोरेज पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। लेकिन इसका असर परफॉर्मेंस पे जरूर दिखता है। अच्छा, एक 3 साल पुराने फोन की स्टोरेज, भले ही आपने उसे फॉर्मेट करके बिल्कुल खाली कर दिया हो, वो एक बिल्कुल नए फोन की स्टोरेज जितनी तेज नहीं होगी। नहीं होगी। उसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, और यही हमें धीमेपन के रूप में महसूस होता है। ये तो वैसा ही है जैसे एक बहुत अच्छी गाड़ी का इंजन तो ठीक हो, लेकिन उसके टायर घिस गए हों। गाड़ी चलेगी जरूर, पर उसकी पकड़ और रफ्तार पहले जैसी नहीं रहेगी। एकदम सही तुलना है। तो ये फोन के धीमे होने का एक बड़ा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला कारण है। एकदम। नैंड वेयर एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया है, लेकिन ये फोन के धीमेपन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे डिजिटल डिवाइस भी भौतिक नियमों से बंधे हैं और समय के साथ थकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने दो वजह समझी। एक, हार्डवेयर जो खुद को बचाने के लिए गर्म होने पर धीमा हो जाता है। थर्मल थ्रॉटलिंग। दूसरा, हार्डवेयर जो समय के साथ इस्तेमाल होने पर घिस जाता है। नैंडवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या? मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा एप्स मैं इंस्टॉल करती हूँ, सब कुछ उतना ही धीमा होता जाता है, भले ही मैं उन एप्स को रोज इस्तेमाल ना करूं। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? ये बिल्कुल भी वहम नहीं है, और ये हमें इलेक्ट्रोवायरल के तीसरे और शायद सबसे आम कारण पर लाता है, बैकग्राउंड ब्लोट। बैकग्राउंड ब्लोट। स्रोत इसे सीधे शब्दों में कहता है, एप्स रैम खा जाती हैं, और ये समस्या समय के साथ बढ़ती ही जाती है। रैम, ये शब्द मैंने बहुत सुना है। ज्यादा रैम मतलब बेहतर फोन, पर ये काम कैसे करती है और एप्स इसे कैसे खा जाती हैं? देखिए, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को फोन की शॉर्ट टर्म मेमोरी या तात्कालिक याददाश्त समझिए। ओके। जब आप कोई ऐप खोलती हैं तो वो आपके फोन की लंबी अवधि की स्टोरेज, मतलब नैंड मेमोरी से निकलकर रैम में लोड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रैम बहुत तेज होती है और प्रोसेसर उससे सीधे और तेजी से डेटा ले सकता है। जितनी ज्यादा रैम होगी, उतनी ज्यादा ऐप्स आप एक साथ खोलकर रख सकती हैं और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकती हैं बिना किसी रुकावट के। और समस्या तब शुरू होती है जब ये एप्स बंद होने के बाद भी रैम में अपनी जगह बनाए रखती है ना? बिल्कुल। जब हम बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो उनमें से कई बंद होने के बाद भी पूरी तरह से सोती नहीं है, वो बैकग्राउंड में हाँ, जागती रहती है। जागती रहती हैं। हाँ, वो नए नोटिफिकेशन चेक करती हैं, आपका डेटा क्लाउड से सिंक करती हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक करती हैं, या नए अपडेट्स के लिए सर्वर से संपर्क करती हैं। और ये सब करने के लिए वो फोन की कीमती रैम का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करती रहती है। अच्छा, तभी मुझे कभी-कभी उस ऐप से भी नोटिफिकेशन आता है जिसे मैंने हफ्तों से खोला नहीं होता। हाँ, इसीलिए। तो अगर 20-30 ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में यही सब कर रही हैं, तो रैम का एक बड़ा हिस्सा तो उन्हीं में खर्च हो जाएगा। एकदम सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो समस्या सिर्फ ऐप्स की संख्या नहीं है, बल्कि उनका बढ़ता हुआ आकार और जटिलता भी है। अच्छा। एक सोशल मीडिया ऐप जो 5 साल पहले 50 MB रैम लेती थी,
आज नए फीचर्स, बेहतर ग्राफिक्स, वीडियोस और ज्यादा ट्रैकिंग की वजह से शायद 200 MB या उससे भी ज्यादा रैम लेती हो। ओह, यही बात ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी लागू होती है। हर नए एंड्रॉयड या iOS अपडेट के साथ नए फीचर्स आते हैं जो ज्यादा सिस्टम रिसोर्स यानी ज्यादा रैम की मांग करते हैं। इसका मतलब है कि फोन पर दोहरा बोझ पड़ रहा है। एक तो इंस्टॉल की हुई एप्स की बढ़ती संख्या और दूसरा हर ऐप और ओएस का समय के साथ पहले से ज्यादा भारी और लालची हो जाना। बिल्कुल। और आपका फोन जिसमें 3-4 साल पहले के हार्डवेयर के हिसाब से 4 GB या 6 GB रैम लगी है, उसे आज के इन भारी भरकम ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना पड़ रहा है। ये उस कमरे की तरह है जिसमें आपने शुरुआत में कुछ जरूरी सामान रखा था, लेकिन समय के साथ आप उसमें और सामान भरते जा रहे हैं और पुराना सामान भी बड़ा होता जा रहा है। सही। हर नई चीज के साथ कमरे में जगह कम होती जाती है और आखिरकार उसमें चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। जब आप कोई नई ऐप खोलना चाहती हैं तो फोन को पहले रैम में जगह बनानी पड़ती है, जिसके लिए उसे बैकग्राउंड में चल रही किसी पुरानी ऐप को जबरदस्ती बंद करना पड़ता है। और इस पूरी जद्दोजहद में समय लगता है। हाँ, और हमें लगता है कि फोन हैंग हो रहा है। तो जब हम इन तीनों वजहों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। हमारे फोन के धीमे होने के पीछे कोई एक विलन नहीं है, कोई साजिश नहीं है, बल्कि हमारा फोन एक ही समय पर 3 अलग-अलग लड़ाइयां लड़ रहा होता है। बाहर की गर्मी के खिलाफ, हाँ, थर्मल थ्रॉटलिंग, अपने अंदर की भौतिक टूट-फूट के खिलाफ नैंडवियर, और हमारे ही इंस्टॉल किए हुए ऐप्स के बढ़ते बोझ के खिलाफ। बैकग्राउंड ब्लोट। ये कोई साजिश नहीं, ये टेक्नोलॉजी की थकान है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। ये टेक्नोलॉजी की थकान है और ये जानकारी हमें एक उपभोक्ता के रूप में ज्यादा जागरूक और समझदार बनाती है। सही। अगली बार जब हमारा फोन धीमा हो तो हम सिर्फ कंपनियों को कोसने से पहले ये समझ सकते हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सीमाओं का एक स्वाभाविक नतीजा भी है। हम टेक्नोलॉजी के जादू के पीछे के विज्ञान और उसकी सीमाओं को समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि स्रोत में कहा गया है, अब आपका फोन ट्रूथ क्लियर है। हमने इलेक्ट्रोवायरल से मिली जानकारी के आधार पर उन छिपे हुए तकनीकी कारणों को समझा जिनकी वजह से हमारे तेज तर्रार गैजेट्स समय के साथ सुस्त पड़ जाते हैं। ये कोई रहस्यमयी साजिश नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, भौतिकी और हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल का एक मिला-जुला नतीजा है। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना जरूरी है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमारा फोन ये 3 लड़ाइयां लगातार लड़ रहा है, तो एक उपयोगकर्ता के तौर पर हम इसमें उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या फोन को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाने, स्टोरेज को बेवजह भरने और खाली करने से बचने और समय-समय पर उन ऐप्स को हटाने जैसी छोटी-छोटी आदतें जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे फोन को इस थकान से लड़ने और लंबे समय तक बेहतर चलने में वाकई मदद कर सकती हैं? इसका जवाब हमें अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की आदतों में ही खोजना होगा। हमारा मिशन ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति में हमारे ज्ञान परिवार के सदस्य हैं। जुड़िए इलेक्ट्रो वायरल परिवार से। यह आपका अपना मंच है। सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के साथ।